गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग हेल्दी होंगे, घर पे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। आपके घर में भी सारे सारे लोग हेल्दी होंगे, इसी चीज़ की कामना करता हूँ। और कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप चूँकि बड़े हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहली बात तो ये कि कोविड प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और जो नहीं फॉलो कर रहा है उसको ये समझाना है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना उनके लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं फॉलो करते हैं और वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं रह गया। जो बेचारा इतनी मेहनत करके कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है वो भी कांटेक्ट में आ जाएगा ऐसे लोगों के जिनके जो शायद कोविड का वायरस साथ में लेके घूम रहे हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है बहुत ही मुश्किल पीरियड इस समय ये चल रहा होगा, आप शायद ढंग से खेलने भी नहीं पा रहे होगे, लेकिन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा ये पीरियड। जब तक नहीं ख़त्म हो रहा है तब तक तो हमें इसको फॉलो करना ही होगा, अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से ये चीज़ें ख़त्म हो। बाकी मीनवाइल आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे गेम्स खेल सकते हो जो इंडोर गेम्स हैं, जो घर में बैठे खेल सकते हैं, या फिर कुछ नया चीज़ सीख सकते हो जो घर में बैठ के आप सीखना चाहते हो। ठीक है, कुछ भी आपको अच्छा लगता हो, इंटरनेट पे सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें मतलब अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ऑन दैट नोट यहीं स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हम ये कि हमने क्या क्या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो रिवाइज़ कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने से जस्ट पहले या मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था उसको जस्ट पढ़ने से पहले हमने सेल्स के बारे में बात करी थी। तो सेल्स में एक जो है एक न्यूक्लियस वाला पार्ट था, उसके सराउंड में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, इसको न्यूक्लियस बोल रहे थे। ये अंदर वाला पार्ट है इसको न्यूक्लियस बोल रहे थे। इसके जस्ट बाहर वाला जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोल रहे थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस की बाउंड्री और ये जो सबसे आउटर बाउंड्री है, इसके बीच में जो फ्लूइड थी उस फ्लूइड को हम बोल रहे थे साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोल रहे थे। उसके अलावा हमने जो आउटर बाउंड्री थी, इस बाउंड्री को हमने क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन बोला था। ठीक है, तो हमें क्या क्या याद रखना था, सेल मेम्ब्रेन याद रखना था, साइटोप्लाज्म याद रखना था, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद रखना था और न्यूक्लियस याद रखना था। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोई एक तरीके का एक बाउंड्री वाला स्ट्रक्चर जो बहुत पतला सा पन्नी जैसा हो। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब आप एग बॉयल्ड एग वगैरह खाने जाओ और एग बहुत अच्छे से नहीं बॉयल हुआ है, तो जब ऊपर वाला शेल निकालते थे, शेल के नीचे हल्का सा एक पतला सा पन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता था। तो उस स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पे मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो मेम्ब्रेन उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। उसके बाद से हमने न्यूट्रिशन के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक की एलिमेंट था प्लांट्स के पास, और वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता था, उस पिगमेंट का नाम था क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या था, एक ऐसा पिगमेंट था जो कि पत्तियों का कलर हरा रखता है। और अगर कोई स्टेम का कलर हरा है तो स्टेम के अंदर भी क्लोरोफिल होगा, ये भी क्लियर है। और जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहाँ वहाँ पे फूड सिंथेसाइज हो रहा होगा। अब क्लोरोफिल को जो है फूड सिंथेसाइज करने के लिए कौन से 4 चीज़ों की ज़रूरत थी, पहले तो सनलाइट चाहिए थी। ठीक है, सनलाइट चाहिए थी। सनलाइट के बाद में और क्या चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में वाटर चाहिए था। वाटर के साथ में मिनरल्स चाहिए थे। ठीक है, ये चारों चीज़ें जब क्लोरोफिल को मिल रही थी, CHLOROPHYLL, ये चारों चीज़ें जब क्लोरोफिल को मिल रही थी तो ये फूड सिंथेसाइज करता था। अच्छा, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो हम पढ़ रहे हैं इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और वो फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये किसके प्रेजेंस में, ऊपर सनलाइट हम ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL,
PHYLL। इन दोनों के प्रेजेंस में हम क्या बना रहा था, एक तो कार्बोहाइड्रेट बना रहा था। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा होगा जब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, ये एनर्जी गिविंग फूड में आता है। इसकी वजह से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का हम डेली एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्लस पेड़ पौधे हमें जो है कौन सा गैस प्रोड्यूस करके देते हैं, वो देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बुक में एज इट इज़ दिया हुआ है। इसको आपको ये फॉर्मूला अगर आप लिखते हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके बारे में बताओ, और आपने ये इक्वेशन लिख दिया, लेफ्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख दिया, उसके बाद से एक एरो बनाया, एरो के ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल, या फिर ऊपर क्लोरोफिल नीचे सनलाइट, दोनों चलता है, और राइट साइड में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। ये फॉर्मूला अगर लिख दिया तो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम क्या था? कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे बॉडी को एनर्जी दे रहा था दिन भर की एक्टिविटीज़ करने के लिए, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट जो है ये पेड़ पौधों को भी एनर्जी देता है डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे जो स्टोमेटा है उसके थ्रू गैस अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, और जो फूड बनने का प्रोसेस हो रहा है उसमें जो एनर्जी वगैरह खर्च हो रहा है, वो एनर्जी वगैरह कहाँ से आ रहा है? वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है। अच्छा, जैसे हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, फैट्स की ज़रूरत पड़ती है, इन द सेम मैनर प्लांट्स को भी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की और फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। मिनरल्स तो हम देख ही रहे थे, मिनरल्स तो ज़मीन से ले ही रहा था, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पेड़ पौधों को भी पड़ती है। वो बात अलग है, वो दूसरे तरीके से लेते हैं, जिस तरीके से हम लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, उस तरीके से पेड़ पौधे नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो है, जब पेड़ पौधों को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ रही थी, वो तो कहाँ से पूरी हो गई? वो तो सनलाइट से पूरी हो गई। अच्छा, इसके अलावा फैट्स और प्रोटीन्स को की भी ज़रूरत पड़ती है इसको। फैट्स तो मतलब वो भी एक तरीके से एनर्जी गिविंग फूड ही है, लेकिन ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले। अब आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स जो होते हैं वो किससे बन रहे हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे बन रहे थे? कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर साथ में वाटर से। या वाटर में कौन कौन सी गैसेस मिल के बनती हैं? वाटर बनता है H2O। H2O मतलब हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों ऐसी गैसेस हैं, इन गैसेस का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, इन तीनों गैसेस का रोल किस चीज़ में है? ये तो कार्बोहाइड्रेट बना ही रहे थे, इसके अलावा फैट्स या प्रोटीन्स बनाना हो, वहाँ पे भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोटीन्स जो होते हैं इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ये किस तरह के नेचर के हैं? ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है तो हमें नाइट्रोजन चाहिए होगा। अब प्रोटीन को जो है नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन बनने के लिए हमें नाइट्रोजन देना पड़ेगा पेड़ पौधों को। अब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेड़ पौधे जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो नाइट्रोजन जिस तरीके का है, वो नाइट्रोजन डायरेक्टली पेड़ पौधे ले ही नहीं पाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम्हारे पास में फ़ोन है। ठीक है, अब तुम्हारे पास में फ़ोन है, 4G कंपेटेबल फ़ोन है। ठीक है, तो अगर तुम 4G का सिम लगाते हो और 4G एक्टिव है, तभी वो फ़ोन में 4G का तुम फीचर यूज़ कर पाओगे। अगर फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 4G है और तुम्हारे यहाँ पे 5G का नेटवर्क आ गया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन 5G कंपेटेबल है ही नहीं, तो सिम लगाने के बावजूद, 5G का सिम लगाने के बावजूद तुम 5G के फीचर्स नहीं इंजॉय कर पाओगे। तो
इन्जॉय करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे फ़ोन को कंपेटेबल बनाना पड़ेगा 5G के अकॉर्डिंग। इन द सेम मैनर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में होता है उसके साथ में कंपेटेबिलिटी उसकी नहीं है। नाइट्रोजन के साथ में कंपेटेबिलिटी कैसे होगी, कब होगी, नाइट्रोजन किसी और फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रेट करके एक होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो इस नाइट्रेट को पेड़ पौधे ले सकते हैं। लेकिन ये नाइट्रेट का के फॉर्म में कन्वर्ट कब हो पाता है ये नाइट्रोजन, ये जब ज़मीन में जाता है। ज़मीन में जब मिलता है जाके, वहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उस नाइट्रोजन को लेते हैं, अंदर लेते हैं, जब सांस ले रहे होते हैं उसमें कुछ ऐसा करते हैं कि वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो ज़मीन में चला ही गया हुआ है, ज़मीन में जाके मिल ही गया है, उस नाइट्रेट को जो है पेड़ पौधों के जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। और वो एब्जॉर्ब जब करते हैं तो फिर वो नाइट्रेट को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में। और हमने ये पढ़ा था प्रोटीन को किस तरह का फूड बोला जाता है, अगर आपको याद हो तो वापस से रिकॉल करो। ये ग्रोथ फूड माना जाता है, मतलब हमारे बॉडी में जो ग्रोथ वगैरह हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की वजह से हो पाता है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ हमारे डेली एक्टिविटी में जो एनर्जी खर्च हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमें जिस तरीके से हमें ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है वैसे पेड़ पौधों को भी ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है। आज अगर तुमने नीम का पेड़ लगाया होगा, बिल्कुल छोटा सा पौधा होगा, पतला सा, लेकिन आगे आने वाले 4-5 साल के बाद उसकी खूब मोटाई हो जाती है, खूब ज़्यादा लंबाई हो जाती है। तो मोटाई और लंबाई किसकी वजह से हो रही है, प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो भी आपको पढ़ाया गया वो सारा कुछ क्लियर हो गया। हाँ, एक और चीज़ ये कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके लीव्स ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। जब ग्रीन कलर के नहीं होंगे तो क्या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उनको किसी और सोर्स से फूड चाहिए होगा। अगर किसी और सोर्स से फूड नहीं मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस से ही फूड मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्लोरोफिल होना ही चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल अगर है तो उस तरह की जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों का कलर, थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ है मेरा, तो उन पत्तियों का कलर जो है वो ग्रीन ना होके किसी और कलर का क्यों है? मान लो येलो है, वो किसी और का कलर, येलो कलर का क्यों है? उसके पीछे कारण ये है, मान लो तुमने जो है इतना बड़ा सा डब्बा लिया, इसमें लाल रंग पूरा घुला हुआ है। ठीक है, इस बड़े से डब्बे में लाल रंग मान लो पूरा घुला हुआ है, ये मान लो पूरा लाल रंग घुला हुआ है, पूरा बहुत गाढ़ा सा लाल रंग घुला हुआ है। अगर इस लाल रंग में बिल्कुल हल्का सा मैंने ग्रीन कलर डाल दिया, क्या पता चलेगा ग्रीन कलर ज़्यादा? मतलब ये हल्का हल्का सा है, ज़्यादा पता चलेगा? लाल रंग ही ज़्यादा हमें पता चलेगा। तो वैसे ही ये होता है पत्तियों में। ठीक है, लीव्स में क्या होता है कि लाल रंग का एक पिगमेंट था, उस पिगमेंट का नाम हमें नहीं पता, लेकिन ग्रीन वाले पिगमेंट का हमें पता है नाम। ग्रीन वाले पिगमेंट का क्या नाम था? ग्रीन वाले पिगमेंट का नाम था क्लोरोफिल। ठीक है, लेकिन लाल वाले पिगमेंट का भी कुछ नाम रहा होगा जिसके बारे में अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो जब लाल वाला पिगमेंट ग्रीन वाले पिगमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही हमें दिखाई देगा। यही रीज़न है ऐसी पत्तियां जो लाल रंग की दिखाई दे रही हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने के बावजूद उसका कलर ग्रीन इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसका जो क्वांटिटी, उसका जो अमाउंट है वो रेड वाले जो पिगमेंट है उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं होता, उसको फूड का और कोई सोर्स नहीं मिल पाता, तो वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। इसी से हम समझ सकते हैं। तो आपकी ये एक्टिविटी हो सकती है अगर आप चाहो तो, कि आसपास में जो भी पौधे हैं उसमें आपको चेक करना है कि कोई ऐसा पौधा है जिसका कलर ग्रीन के अलावा किसी और कलर का हो। अगर हो तो आपको उसका नाम पता करना है। ठीक है, और उसमें जो है चेक करना है कि वो कौन सा कलर है, क्या उसमें कहीं से भी ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है क्या।
चलो यहीं पे बाकी ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।